29 मार्च 2025 की शाम गुजरात के भरूच शहर में भुलाव लोकेलिटी के एक नाले से कुछ कुत्ते एक पॉली बैग खींचकर लाए थे और आपस में उसको लेकर झगड़ रहे थे। कहने को तो ये एक आम सा नजारा है, लेकिन कुत्तों की इस छीना झपटी में उस पॉली बैग से एक बदबू उठी और फिर कुछ ऐसा गिरा जिससे आसपास गुजर रहे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पॉलिथीन में एक आदमी का सर था जो शायद किसी ने छुपाने की कोशिश में चेहरे को बिगाड़कर उसे नाले में फेंक दिया था। खबर फैलते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने फौरन उस सर को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। नाले से सर का मिलना यह कोई आम घटना तो है नहीं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ ने इस मैटर को सीरियसली लेते हुए इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। अब क्योंकि सर जीआईडीसी के ड्रेनेज में मिला था, इसलिए ये पॉसिबिलिटी थी कि बाकी बॉडी पार्ट्स भी इसी नाले में हों जो शहर में सड़क के साइड से होकर गुजरता है। इसलिए बाकी बॉडी पार्ट्स को रिकवर करने के लिए भरूच पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच की 4 टीमों ने ह्यूमन एंड टेक्निकल सर्विलेंस का यूज करते हुए अपनी खोज शुरू की। नेक्स्ट डे यानी संडे 30 मार्च 2025 को पुलिस के ऑर्डर पर म्युनिसिपैलिटी सैनिटेशन वर्कर्स ने जिस जगह पर सर मिला था वहां से 1.5 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाले नालों को मैन्युअली चेक करना शुरू किया। पुलिस का यह अंदाजा बिल्कुल सटीक निकला, क्योंकि जिस स्पॉट पर सर मिला था वहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही एक कटा हुआ राइट आर्म और एक काली पॉलिथीन में कमर से घुटने तक का हिस्सा मिला। खोजबीन तेज कर दी गई और नेक्स्ट डे पुलिस को उसी ड्रेनेज लाइन में विक्टिम का लेफ्ट आर्म मिला। पुलिस को बीते 3 दिन में 4 बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिसमें से 2 पॉलिथीन में थे और 2 ओपनली डिस्पोज किए गए थे। किसी शख्स का यूं मर्डर कर उसकी बॉडी के टुकड़ों को नाले में डंप कर देना, ऐसी हैवानियत भरी खबर ने पूरे शहर को शॉक कर दिया था। बॉडी के डिकम्पोजिशन से लग रहा था कि इस आदमी की हत्या कुछ दिनों पहले ही की गई थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इस बॉडी को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस या आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिला था जिससे इस आदमी की पहचान की जा सके, और अगर कुछ मिल सकता था तो वो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर ही। सिंस भुलाव जीआईडीसी एक इंडस्ट्रियल एरिया था, इसलिए पुलिस की एक टीम ने आसपास की फैक्ट्रीज में काम कर रहे वर्कर्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी शुरू की, यह चेक करने के लिए कि कहीं कोई फैक्ट्री वर्कर तो नहीं मिसिंग है। वहीं पुलिस की दूसरी टीम आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुट गई। पुलिस हर तरह से कोशिश में थी कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह जुर्म इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था जिसमें कातिल को खोज पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, अक्सर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है, और इस केस में भी कातिल से सुराग छूट गया था, और वो सुराग उन्हीं बॉडी पार्ट्स में ही छुपा था जिन्हें काटकर नाले में बहाया गया था। इस केस में विक्टिम की पहचान कैसे की गई, ये जानने के लिए हम एक एक स्टेप को सिंपल वे में समझेंगे। 29 मार्च 2025 को मिले उस कल के पोस्टमार्टम में डॉक्टर को विक्टिम के दांत में टूथ कैप लगा मिला। टूथ कैप या डेंटल क्राउन एक तरह का कस्टम मेड प्रोस्थेटिक होता है जिसे डेंटिस्ट अक्सर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांतों के ऊपर फिट करते हैं। इन टूथ कैप का साइज यूनिक होता है, क्योंकि इसे अलग अलग पर्सन के डेंटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिसके लिए पहले पेशेंट का डेंटल एक्सरे और दांत की मेजरमेंट ली जाती है। सिंस स्कल के पोस्टमार्टम से ये पता चला था कि विक्टिम ने हाल में ही अपना टूथ कैप लगवाया था, यानी यह तो पक्का था कि उसका एक्सरे वगैरह हुआ होगा, और अगर यह शख्स इसी शहर का रहने वाला है तो किसी न किसी डेंटिस्ट के पास तो इसका रिकॉर्ड होगा, जिसे फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट बॉडी में मिले इस टूथ कैप को रिकॉर्ड से कंपेयर कर पता कर सकते हैं कि आखिर पेशेंट कौन था। ये फॉरेंसिक साइंस में एक स्टैंडर्ड मेथड है, स्पेशली जब बॉडी की कंडीशन के चलते फिंगरप्रिंट और डीएनए का ऑप्शन ना बचा हो। पुलिस की एक टीम शहर के अलग अलग डेंटिस्ट के क्लिनिक में रिकॉर्ड चेक करने निकल पड़ी, लेकिन सिर्फ टूथ कैप के सहारे इस केस को लीड करना ट्रिकी था, क्योंकि अपने देश में पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन कितना प्रॉपर वे में किया गया हो यह जरूरी नहीं है, और साथ ही यह भी पॉसिबल था कि विक्टिम ने कोई छोटे मोटे डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाया हो जो प्रॉपर डिटेल्स रखता ही ना हो। पुलिस को नीड थी कॉम्बिनेशन ऑफ एविडेंसेस की, और वो उन्हें मिली भी, बट पार्शियली। विक्टिम के राइट हैंड में टैटू बना हुआ था, लेकिन ये साफ था कि कातिल ने मारने से पहले स्किन के उस हिस्से को हटा दिया था ताकि कोई पहचान न कर पाए। लेकिन उस टैटू के डिजाइन के 3 डॉट्स अभी भी हाथ में बाकी रह गए थे, जो पोस्टमार्टम में रिवील हुए। पुलिस के पास अब टूथ कैप के साथ साथ छोटी सी ही सही, लेकिन टैटू के फॉर्म में एक विजुअल आईडी भी थी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बॉडी की कंडीशन से ये साफ था
कि मर्डर कुछ दिन पहले ही किया गया है, इसलिए पुलिस ने आसपास के थानों में हाल में ही फाइल हुई मिसिंग कंप्लेंट्स की लिस्ट बनाई और उनमें से वो केसेस फिल्टर आउट किए जिसमें 30 से 40 साल की उम्र का कोई आदमी मिसिंग हुआ हो। इस प्रोसेस में एक ऐसी ही मिसिंग कंप्लेंट मोहित चौहान नाम के एक शख्स ने 28 मार्च को भरूच पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाई थी, यानी उस सर के मिलने से ठीक एक दिन पहले। पुलिस ने जब मोहित चौहान से कांटेक्ट किया तो ये वेरीफाई हुआ कि उनके भाई ने कुछ दिन पहले ही डेंटिस्ट से अपना टूथ कैप लगवाया था और जो फोटो मोहित ने पुलिस को अपने भाई की दी थी उसमें उसके हाथ में नाम का टैटू था जिसके एंड में 3 डॉट्स बने थे। ये वही 3 डॉट थे जो पुलिस को मिले उस हाथ में थे। आखिरकार पुलिस के इस मल्टी स्टेप एफर्ट और स्मार्ट अप्रोच का फायदा हुआ, क्योंकि इस बॉडी की शिनाख्त मोहित चौहान के भाई सचिन चौहान के रूप में हुई। 35 साल का सचिन चौहान वैसे तो यूपी के बिजनौर से था, लेकिन बीते 12 सालों से वो गुजरात में ही रहकर एक फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा था। पुलिस को पता चला कि वो अपनी वाइफ पारुल और 4 साल के बेटे शिवांश के साथ भरूच के वेदांत सोसाइटी में रहता था, इसलिए बिना देरी किए वो उस पते पर पहुंचे। लेकिन इसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस से जब पुलिस ने पूछा तो पता चला कि उसकी वाइफ पहले ही अपने बेटे के साथ बिजनौर अपने मायके लौट गई थी। पुलिस का इस बात से माथा ठनका कि आखिर सचिन की लाश के टुकड़े मिलने से पहले ही आखिर उसकी वाइफ क्यों चली गई। इस सवाल के जवाब के लिए पुलिस की एक टीम यूपी के बिजनौर को रवाना तो हुई, लेकिन उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके सभी सवालों के जवाब और इस केस से जुड़े बाकी खुलासे एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो आज से पहले शायद ही उन्होंने कभी देखा हो। भरूच पुलिस की टीम जब बिजनौर के चांदपुर गांव पहुंच सचिन की वाइफ पारुल से मिल उसके बारे में पूछा तो पारुल ने बताया कि शायद काम के सिलसिले में सचिन बेंगलुरु गए हुए हैं। पुलिस को इस बात से पारुल पर कुछ शक हुआ, इसलिए उन्होंने सचिन के भाई मोहित चौहान से पूछताछ की जो वहीं बिजनौर में ही रहते थे। मोहित ने बताया कि सचिन 7 मार्च 2025 को गांव में एक शादी में शामिल होने के चलते आया था और इसी फंक्शन में शामिल होने के लिए ही पारुल अपने बेटे के साथ भरूच से बिजनौर आई थी। इस शादी को अटेंड करने के बाद सिर्फ सचिन ही वापस जॉब के लिए भरूच लौट गया था और वो कुछ दिनों बाद अपनी वाइफ और बेटे को वापस बुलाने के लिए ट्रेन के टिकट्स भेजने वाला था। लेकिन 25 मार्च से सचिन से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पहले तो फोन पिक नहीं हो रहा था और फिर बाद में स्विच ऑफ आने लगा था। लेकिन स्विच ऑफ होने से पहले सचिन के भाई मोहित के पास सचिन का एक टेक्स्ट मैसेज आता है। यह मैसेज बहुत ही शॉकिंग और अजीब था। सचिन ने मोहित को मैसेज में लिखा था कि वो पारुल से डिवोर्स लेना चाहता है क्योंकि उसका किसी और महिला से अफेयर है और उसने किसी से पैसे उधार लिए थे, जिसकी वजह से हुए झगड़े में उसने उस आदमी का मर्डर कर दिया है। इस मैसेज से ही मोहित को कुछ शक हुआ और वो सचिन को ढूंढने भरूच पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात सचिन के बचपन के दोस्त शैलेंद्र से हुई, जो खुद भी बिजनौर का था और तकरीबन 10-12 साल पहले सचिन के साथ ही भरूच नौकरी के सिलसिले में आया था। लेकिन उसे भी सचिन के बारे में कोई खबर नहीं थी। हालांकि जब मोहित से पूरी बात उसे पता चली तो वो उनके साथ 28 मार्च को पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन लिखवाने गया और साथ ही अलग अलग जगह सचिन को खोजने में मदद भी की। पुलिस ने जब मोहित से पूरी टाइमलाइन समझी तो उन्होंने सचिन के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए शैलेंद्र से कांटेक्ट करना चाहा, क्योंकि एक शैलेंद्र ही था जो बीते 12 सालों से भरूच में सचिन के साथ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शैलेंद्र का फोन अब स्विच ऑफ आ रहा था और बीते कुछ दिनों से उसकी सचिन के किसी भी फैमिली मेंबर से भी कोई बात नहीं हुई थी। अब पुलिस ने सचिन के साथ साथ शैलेंद्र के नंबर को भी ट्रेस करना शुरू किया। साथ ही दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसमें एक स्ट्रेंज पैटर्न नजर आया, जिससे पुलिस को शैलेंद्र पर शक होने लगा। सचिन का जब से फोन स्विच ऑफ हुआ था उसके पहले से ही शैलेंद्र की आउटगोइंग कॉल्स नहीं थी और सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू ही उसने अपनी फैमिली और रिलेटिव से बात की थी। आमतौर पर कई मुजरिमों को ऐसा करते देखा गया है, जहां उन्हें क्राइम को अंजाम देने के बाद टेक्स्ट मैसेजेस की जगह कॉल पर बात करना ज्यादा रिस्की लगता है। भरूच पुलिस ने सचिन और शैलेंद्र के फोन नंबर्स को सर्वेलेंस पर लगवाया और आखिरकार यूपी पुलिस के साथ मिलकर 2 अप्रैल 2025 को बिजनौर के जोगीपुर के पास से शैलेंद्र को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। और जब पुलिस ने अपने ढंग से पूछताछ की तो इस शक को हकीकत बनते देर नहीं लगी, क्योंकि शैलेंद्र ने ही अपने बचपन के दोस्त सचिन का मर्डर कर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बात एक्सेप्ट कर ली। बट इस केस में हैरानी इस बात की नहीं थी कि एक बचपन के दोस्त ने ही अपने साथी का
बेरहमी से मर्डर किया, बल्कि उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली तो इसके पीछे की वजह थी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग यह बात थी कि इस केस में विक्टिम भी कोई दूध का धुला नहीं था। क्या है पूरा मामला, ये समझने के लिए चलते हैं आज से 12 साल पहले, जब सचिन और शैलेंद्र नौकरी के खातिर यूपी के बिजनौर से गुजरात के भरूच आ गए थे। सचिन चौहान और शैलेंद्र सिंह दोनों ही साइंस ग्रेजुएट थे और दोनों ही करियर के चलते गुजरात के दहेज में अलग अलग फार्मा कंपनीज में जॉब कर रहे थे। सचिन की शादी साल 2020 में पारुल से हुई थी, जो फिलहाल उस वक्त बिजनौर में थी, और सचिन यहाँ अकेले ही एक किराए के घर में रहता था। वहीं शैलेंद्र अपनी वाइफ के साथ भरूच की हरिधाम सोसाइटी में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। साल 2023 में उसने सचिन को साथ में उसी फ्लैट में रहने का ऑफर दिया, क्योंकि ऐसे में खर्चा और किराया बढ़ जाएगा तो दोनों के लिए फाइनेंशियली सही पड़ेगा। अब शैलेंद्र ने यह आइडिया तो दोनों के भले के लिए सजेस्ट किया था, और क्योंकि दोनों बचपन से साथ थे इसलिए इसमें कोई हर्ज भी नहीं लगा। लेकिन सचिन ने शैलेंद्र की इस दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हुए घटियापन की सारी लिमिट क्रॉस कर दी। सचिन शैलेंद्र के ही घर में शिफ्ट हो गया था। एक दिन जब शैलेंद्र घर पर नहीं था और उसकी वाइफ बाथरूम में नहा रही होती है, तो सचिन ने चुपके से बाथरूम की खिड़की से उनका नहाते हुए वीडियो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लिया। सचिन की यह हरकत साल 2023 की है और इस वक्त उसकी वाइफ और बेटा बिजनौर में ही रहते थे। अपने दोस्त की इस घटिया हरकत से शैलेंद्र बिल्कुल अनजान था। साल 2023 में सचिन की वाइफ पारुल अपने बेटे शिवांश के साथ भरूच आ गई थी, इसलिए सचिन अब भरूच की वेदांत सोसाइटी में एक घर रेंट पर लेकर पूरी फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हो गया। सो अब शैलेंद्र के साथ सचिन भी अपनी फैमिली के साथ भरूच में सेटल हो गया था। कुछ वक्त बाद शैलेंद्र को लगभग 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, जिसके लिए उसने सचिन से मदद मांगी। सचिन ने इसमें उसकी मदद भी की और एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 4 लाख का लोन ले लिया, जिसकी किश्तें शैलेंद्र हर महीने टाइमली सचिन को भेज देता था। कुछ महीनों तक तो सब नॉर्मल चला, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट देने में देर होने लगी तो सचिन शैलेंद्र पर भड़क उठा। कुछ और महीने जैसे तैसे बीते कि एक बार फिर ईएमआई में देरी होने के चलते दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। मामला नाराजगी से झगड़े और झगड़े से ब्लैकमेलिंग पर आ गया, और यहीं से ही सारा किस्सा ही बदल गया, क्योंकि उस एक दिन गुस्से में सचिन ने शैलेंद्र को वो वीडियो दिखा दी जो उसने उसकी वाइफ की नहाते हुए रिकॉर्ड की थी, और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देने लगा। शैलेंद्र के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दोस्त के साथ उसने अपनी जिंदगी का इतना लंबा वक्त बिताया, जिसके साथ वो स्कूल से लेकर नौकरी तक, अपने गांव से लेकर दूसरे स्टेट तक हर जगह साथ रहा, जिसके साथ उसकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों को एक दूसरे के एटीएम का पिन तक पता था। ऐसा दोस्त ऐसी घटिया हरकत कर जाए, और ताज्जुब की बात यह है कि इसका पैसों के लेन देन से कोई रिलेशन था ही नहीं, क्योंकि सचिन ने तो ये वीडियो काफी पहले ही रिकॉर्ड कर अपने पास छुपा रखी थी। शैलेंद्र ने कई बार दोस्ती की दुहाई दी, कई बार सचिन से इसे डिलीट करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हर बार वो इसे मजाक बना हंसी में उड़ा देता। खून का घूंट पीकर जैसे तैसे सचिन से दोस्ती बरकरार रखे शैलेंद्र अब एक कश्मकश में था, क्योंकि उसे हर कीमत पर यह वीडियो डिलीट करनी थी, लेकिन वो सीधे तरीके से सचिन से जीत भी नहीं पा रहा था। इसलिए शैलेंद्र ने एक प्लान बनाया, और उसी प्लान के तहत उसने सचिन को डिनर पार्टी के लिए 25 मार्च की शाम को अपने घर बुलाया। इसके पहले ही शैलेंद्र अपनी वाइफ को बिजनौर उसके मायके भेज चुका था, इसलिए घर पर और कोई भी नहीं था। उस शाम दोनों ने खाना खाया और शैलेंद्र ने सचिन को जमकर शराब पिलाई। रात के वक्त जब सचिन सो गया तो मौका पाकर शैलेंद्र उसके फोन की गैलरी में अपनी वाइफ का वही वीडियो खोजने लगा ताकि वो उसे डिलीट कर सके। लेकिन इसी बीच सचिन की नींद खुल गई और उसने शैलेंद्र को उसका फोन चेक करते देख लिया। बस यहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और बात इतनी आगे बढ़ गई कि शैलेंद्र ने गुस्से में पास में रखी किचन नाइफ से सचिन की गर्दन से लेकर सीने और पेट पर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। शैलेंद्र ने गुस्से में आकर अपराध को अंजाम तो दे दिया था, लेकिन अब हर मुजरिम की तरह उसे छुपाने की कोशिश में लग गया, जिसके लिए वो अगले दिन यानी 26 मार्च को एक शॉप से लकड़ी काटने वाली आरी लेकर आया। इस आरी से उसने सचिन के शरीर के 9 टुकड़े किए और उसके हाथ में मौजूद टैटू, जो कि सचिन के नाम का टैटू था, उसको भी मिटा दिया ताकि कोई पहचान ना रह जाए। लेकिन यहीं पर उससे एक छोटी सी चूक हो गई और टैटू पर बने 3 डॉट्स रह गए, जिसे बॉडी की पहचान करने में सचिन की फैमिली मेंबर्स को मदद मिली।
शैलेंद्र ने बड़ी सफाई से बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई थी और इसी प्लानिंग के तहत वो 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह ठिकाने लगाता रहा। शॉकिंग बात यह है कि जब 28 मार्च को शैलेंद्र सचिन के भाई मोहित के साथ उसे खोजने का नाटक कर रहा था, तब सचिन की लाश के टुकड़े उसके घर में ही पड़े थे। शैलेंद्र इस दौरान दिन में अपना ऑफिस अटेंड करता और फिर रात के अंधेरे में लाश के टुकड़े ठिकाने लगाता। इतना ही नहीं, शैलेंद्र ने जानबूझकर बॉडी पार्ट्स को डंप करने के लिए दूध धारा डेयरी के पास इस ड्रेनेज लाइन को चुना, क्योंकि ये एक नॉन रेसिडेंशियल एरिया था। शैलेंद्र ने सचिन का फोन तुरंत स्विच ऑफ भी नहीं किया। इनफैक्ट उसी ने वो सभी टेक्स्ट मैसेजेस सचिन के फोन से उसके भाई मोहित को भेजे थे, जिसमें लिखा था कि वो पारुल को डिवोर्स देना चाहता था क्योंकि उसका किसी और से अफेयर है और उसका अपने दोस्त स्मिथ पटेल से झगड़ा हुआ क्योंकि उसने उससे पैसे ले रखे थे। शैलेंद्र ने ये पूरी मनगढ़ंत कहानी घर वालों को गुमराह करने के लिए लिखी थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने सचिन के एटीएम कार्ड को दिल्ली जाने वाली ट्रेन के अंदर रख दिया था और उस कार्ड के कवर में एटीएम का पिन भी लिख दिया था, ताकि कोई भी लालच में आकर जब इस एटीएम को यूज करेगा तो पुलिस को इसकी लोकेशन किसी और शहर की मिलेगी। एटीएम फेंकने से पहले शैलेंद्र ने गूगल पे से सचिन के अकाउंट में मौजूद 20,000 रुपए अपने अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिए थे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि यह एक दूसरे के एटीएम पिन से लेकर मोबाइल पासवर्ड तक सब जानते थे। शैलेंद्र ने बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाते वक्त ऐसे डार्क स्पॉट्स को चुना जहां सीसीटीवी कैमरा ना हो और रोड में लगे सीसीटीवी की नजर से बचने के लिए उसने एक तरकीब इस्तेमाल की। उसने एक महिला की तरह गेटअप लिया, एक मैक्सी गाउन पहन, चेहरे पर फेस स्कार्फ और हाथों में लॉन्ग हैंड ग्लव्स पहन वो स्कूटी से निकलता, ताकि इन केस कहीं किसी सीसीटीवी में नजर आए भी तो वो पहचान में ना आ पाए। पुलिस ने शैलेंद्र के दिए गए सभी स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई किया और यह भी पाया कि जीआईडीसी के पास एक सड़क में सुबह 4:20 पर वो मैक्सी गाउन पहन स्कूटी से जाते दिख रहा है और उसी रास्ते से वापस आधे घंटे बाद लौट भी रहा है। इस क्राइम की वजह सिर्फ पैसों का विवाद नहीं था, बल्कि वो विश्वासघात था जो एक पुरानी और गहरी दोस्ती में मिला था। फिलहाल शैलेंद्र को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन असल में तो यहाँ 2 परिवार ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। यह केस हमें विश्वासघात और एक्सट्रीम इमोशंस में लिए गए फैसलों से मिलने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर एक सीरियस वार्निंग सर्व करता है। सचिन का अपने दोस्त के साथ ही ऐसी घटिया हरकत करना प्राइवेसी और ट्रस्ट का सीवियर वायलेशन है, जो कि न सिर्फ मॉरली गलत बल्कि इलीगल भी है। और इसी ने शैलेंद्र के अंदर बसे गुस्से को इतनी ज्यादा हवा दे डाली कि अंजाम इतना भयानक हो गया।